आपल्यासोबत व्ही संस्थेच्या जलसंधारण अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर अविनाश वासुदेवजी सर आहे. सर मला एक सांगा, तुम्ही आता काल देखील बघितलं का नागपूरमध्ये ज्या प्रकारे पाणी साचलेलं होतं आणि सातत्याने नागपूरमध्ये दरवर्षी ही समस्या उद्भवत आहे. मागच्या काही काळामध्ये व्ही यावर संशोधन केलं. नेमकं काय कारणं तुम्हाला पुढे आली या संपूर्ण संशोधनामध्ये? तुषारजी, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर दिस इंटरव्ह्यू. मी हिंदी, मराठी आणि अंग्रेजी हे तिघी भाषात बोलणार आहे. प्रॉब्लेम कसा आहे, आपण जे बारिशच्या नंतर जे रनऑफ होतो, ते जे रनऑफ काढण्याची जी पद्धत आहे आपल्याकडे, ते फार जुनी झालेली आहे. तर बेसिकली आपल्याला हायड्रोलॉजी समजा लागेल. व्हॉट इज हायड्रोलॉजी? सो हायड्रोलॉजी इज बेसिकली दिस मूवमेंट ऑफ वॉटर ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ. तर आपल्याला माहीत आहे सर्वात मोठे जे वॉटर बॉडीज आहेत आपले ओशन्स आहेत. ओशनवर सूरज की किरणें जो गिरती है, फिर उसका वाफ बनता है, उससे क्लाउड्स बनते हैं. वो क्लाउड्स फिर ट्रॅव्हल करते हैं लँड के तरफ, आणि जिथे एक चांगला ॲटमॉस्फिअर भेटते त्यांना, म्हणजे जिथे हॉट रिजन आणि कोल्ड रिजन ते मिळतो, तो कंडेन्सेशन होतो. तो कंडेन्सेशन इज प्रेसिपिटेशन, that is called as rainfall. So this rainfall, it comes basically on the land surface. If land is in a dry condition, then it infiltrates first. After the soil is saturated, then the runoff process starts. And this runoff process nowadays in urban area, we call it as storm or flash floods or storm water. So basically this is a cycle. आता काय झालेलं आहे की हे जे अर्बनायझेशन होत आहे आपल्याकडे, वॉट एवर इज द न्यू अपकमिंग टाउनशिप्स, सिटीज़, अर्बनाइजेशन दैट इज़ हैपनिंग, इसके वजह से क्या हो गया कि इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गया है. जो पानी ग्राउंड के अंदर या अर्थ या सॉइल में जाना चाहिए, वो हमने रोड बना दिया, बिल्डिंग्स बना दिए, बड़े बड़े हमने स्ट्रक्चर्स बना दिए, तो वो पानी नीचे जाना बंद हो गया क्योंकि आपने पूरा कवर कर दिया उसको. अब ये पानी ऊपर बहना चालू हो गया. अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम थी और जगह ज़्यादा थी. अब आजकल रोड्स भी पूरे आपके कंक्रीट के हो गए, बाजू में आपने पेविंग ब्लॉक डाल दिया. उसमें जो ड्रेन्स बनी हुई हैं, वो ड्रेन्स की कभी कभी कैपेसिटी कम पड़ने के वजह से और ज़्यादा रेनफॉल आने की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है पिछले 25-30 साल में, आप देखो रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया है. पहले जून 10, जून 12 को नागपुर में रेनफॉल आता था. आजकल नागपुर का रेनफॉल शिफ्ट हो गया है, जून एंड के तरफ हो गया है. अभी आप पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो कितनी बारिश हो गई. इतनी बारिश शुरुआत में पूरे साल में होती थी, जो ये अभी 1-2 दिन में हो गई है. तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये मुख्य कारण है कि इस तरह के इवेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं अर्बन सिटी में. अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो डेवलपमेंट है वो सही दिशा से हो रहा है या वो सही दिशा में नहीं हो रहा है, इस कारण ये सब प्रॉब्लम आ रही? नहीं, मैं इस बारे में कमेंट करूंगा कि जो ये बारिश का पानी है, ये बारिश के पानी का जो मैनेजमेंट जो होना चाहिए, वो बराबर ढंग से नहीं कर रहे हैं. कोशिश लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपनी कोशिश कर रही है, दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, बट द वे इट शुड बी डन, इट इज़ नॉट बीइंग डन प्रॉपरली. इसका मापदंड क्या है, कैसे होना चाहिए? मापदंड ये होना चाहिए कि आपने क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए और अगले 50-100 साल इसका कैसा सिनेरियो होगा उसका प्रिडिक्शन करके, और उस हिसाब से आपका ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए. हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दूंगा कुछ, आप बताइएगा दर्शकों को. हम फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं 100 साल पुराने, ब्रिटिश एरा के जो फार्मूलाज बने हुए हैं. ऐसा नहीं है उसके बाद संशोधन नहीं हुआ. हमने वीएनआईटी में 50-60 थीसिस हमारे किए हुए हैं, एमटेक के बच्चों के, कुछ पीएचडी के बच्चों के. हमने फार्मूलाज रिवाइज किए हैं. लेकिन गवर्नमेंट जिन लोगों से काम कराती है, प्राइवेट कंसल्टेंट्स, मैं किसी को ऐसे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनको इस बात की नॉलेज नहीं है. तो वो क्या करते हैं, ये पुराने 100 साल पुराने वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं, और इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. ये फार्मूला एक्चुअली है क्या और किस लिए यूज़ किया जाता है इसका? बेसिकली हमारे जो ब्रिटिश कालीन फार्मूला है वो है इंग्लिश फार्मूला, डिकन्स फार्मूला, रीव्स फार्मूला. तो ये जो ब्रिटिश के टाइम पे इंजीनियर्स वगैरह थे, इन्होंने वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, कुछ नदर्न एरियाज़, एमपी वगैरह, इसमें जब बारिश आती थी तो वो बारिश से कितना पानी जनरेट होता था जो सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको मूल्यांकन करने के लिए फार्मूलास बनाए हुए थे. बेसिकली उनका पर्पज़ ये था कि उनको कहीं डैम बनाना है या छोटा सा वियर बनाना है या कोई कैनाल चैनल बनाने का है इरिगेशन के लिए, उसके लिए ये लोग यूज़ करते थे.
अब ये यूज़ करते थे, उनका पर्सपेक्टिव अलग था, उनका पर्पज़ अलग था। अब ये फार्मूलाज रूरल एरिया के हम अर्बन एरिया में भी लगा रहे हैं, और आज अर्बन एरियाज पूरे चेंज हो चुके हैं। आप खुद देख रहे हैं कितना, अभी नागपुर को ही देखिए आप, इन्हें नागपुर पिछले 10 साल में कम से कम 50 से 60 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुका है इन अर्बनाइजेशन। तो फिर ये फार्मूलाज कैसे काम करेंगे ना। अच्छा, जो फार्मूला उन्होंने रूरल एरिया के लिए बनाया था, उस फार्मूला का अर्बन में यूज़ नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम जो बिल्टअप एरिया लिया था, जिसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, वो 5 से 7% था। आज बिल्टअप एरिया 35 से 60%, 40%, 60% पहुंच गया है। तो कैसे काम करेगा वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद भी कुछ लेटेस्ट मेथड्स हैं जिससे तुम्हें मूल्यांकन करू सकते, आप उससे मूल्यांकन कर सकते हैं आप कि कैसे आपने वो करना चाहिए। लेकिन जो लोग कर रहे हैं इसको, जो लोग बना रहे हैं या जो लोग कंसल्टेंसी दे रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं, उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, या नॉलेज भी है और अगर वो वैल्यूज़ बताते हैं तो बजट का कंस्ट्रेंट होता है। तो कभी फिर नए फार्मूले में क्या चेंजेस आए हैं, क्या लाना चाहिए? नए फार्मूलाज ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। उसमें दिया हुआ है कि अभी जो रेनफॉल हो रहा है, इसे इरेटिक रेनफॉल, और ड्यूरेशन कम है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप अभी देखेंगे पिछले 2 दिन में 2 दिन का रेनफॉल हुआ, लेकिन कितनी इंटेंसिटी थी, नियरली 24 घंटे 36 घंटा बारिश चली है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इंटेंसिटी को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकें, वो फार्मूलाज हैं हमारे पास। लेकिन उससे क्या होता है प्रॉब्लम, उससे सिनेरियोज जो बनते हैं वो सिनेरियोज हम बहुत शॉर्ट टर्म बनाते हैं, हमको लॉन्ग टर्म सिनेरियोज चाहिए। 50 फॉर एग्जांपल कैसे बताएंगे? जैसे आज एक कंक्रीट रोड बन रहा है, और फॉर एग्जांपल कोई भी आप एरिया ले लीजिए जिसमें कंक्रीट रोड बन रहा है और उसके साइड के ड्रेन्स आपको बना रहे हैं, तो हमने 5-10 साल का नहीं सोचना चाहिए, हमने सोचना चाहिए 50 साल में क्या होगा, 100 साल में क्या होगा, क्योंकि एरियाज बढ़ रहा है। तो ये कैसे इस पानी को संभाल पाएगा, उस तरह की डिज़ाइन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आगे 10 साल 5 साल का ही सोचते हैं, ऐसे काम नहीं होगा। तो आपको ओवरसाइज करना पड़ेगा, जो भी आपको बना रहे हैं आज, थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके आपको ओवरसाइज डिज़ाइन करना पड़ेगा। और आज देखा जाए तो सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सोचा जाता है, स्टॉर्म वाटर का इसमें कुछ प्लानिंग नहीं दिखता। नहीं, स्टॉर्म वाटर के बारे में लोग इग्नोरेंट है, क्योंकि क्या है, 365 दिनों में से हार्डली 3 या 4 दिन की तकलीफ है स्टॉर्म वाटर। पीपल आर इग्नोरेंट, पीपल डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बिकॉज अगर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए अगर आप डिज़ाइन करेंगे ना, तो साइजेज इतने बड़े आएंगे, तो लोगों को लगता है कि भाई 4 दिन के लिए क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाए। लोगों का मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है। गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही, पब्लिक तो नहीं सोच रही, लेकिन स्टॉर्म वाटर का मैनेजमेंट का गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही। नहीं, गवर्नमेंट सोचती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बजटरी लिमिटेशंस होते हैं। गवर्नमेंट स्टॉर्म वाटर के मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए आपको, ऐसा लगता है? आपका जो रिसर्च है उसमें क्या बातें सामने आई? अगर मैं नागपुर का, तो नागपुर वी आर वेरी लकी। हमारे पास अंबाझरी है, हमारे पास नायक तालाब है, हमारे पास धोबी तालाब है, शक्करधरा तालाब है, ऐसे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं नागपुर में, और हमारे पास 3 रिवर्स का सिस्टम है। अगर हम इसी को अच्छे से मैनेज करें, और ये जो फ्लो आ रहा है रेनफॉल का, ये जो बारिश के दिनों का जो फ्लो है जिसे हम स्टॉर्म वाटर कह रहे हैं, अगर इसको हम प्रॉपर कलेक्ट करके इन रिवर बॉडीज़ में डालने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये एक अच्छा वायबल सोल्यूशन रहेगा। हाँ, ये जो नया अर्बनाइजेशन एरिया है जो काफ़ी स्पीड से डेवलप हो रहा है, वहाँ का जो पानी है वो बराबर नेचुरल फ्लो से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वहाँ जो दिक्कत है उसमें क्या सोल्यूशन रह सकता है, क्या सामने आई चीज़ें? एक्चुअली हमने कुछ लेआउट्स वगैरह का देखा है, जैसे लोग एकड़ों में लेआउट काटते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इनको सैंक्शन देती है, वो जनरली उनका मापदंड ये रहता है कि आप खुली जगह छोड़ो, ओपन स्पेस छोड़ो, रोड्स बना के दो, सीवर लाइंस बना के दो, कंपाउंड वॉल बना के दो, लेकिन हाइड्रोलॉजी की कोई बात नहीं करता। तो फिर कैसे? तो हाइड्रोलॉजी शुड बी ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स, कि जो भी पानी कलेक्ट होगा उस नए अर्बन एरिया में या नया लेआउटिंग जो हो रहा है, वो फिर कलेक्ट होके अपन कहाँ डालेंगे, वो नियरेस्ट सोर्स, और एवरीथिंग शुड बी डन टेकिंग ग्राउंड प्रोफाइल इनटू कंसिडरेशन। यानी उसमें पंपिंग इज नॉट द सोल्यूशन, आपको पंपिंग नहीं करना है, आप ग्राउंड का प्रोफाइल देखिए, नेचुरल प्रोफाइल देखिए कहाँ पर है, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, उनसे ओपिनियन लीजिए और उस हिसाब से उसको डेवलप करिए। नहीं, इसमें कहीं हाइड्रोलॉजी का सोचा गया है कि किसी ने हाइड्रोलॉजी के हिसाब से प्लानिंग किया, ऐसा दिखा आपको? नहीं, मुझे तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। हालांकि कोशिश करते हैं वो लोग
कि उनके जो इंटरनल रोड्स बनाते हैं उसका पानी ड्रेन्स में कलेक्ट करके और फिर लेआउट के बाहर कहीं वो फेंक दें उसको, या उसको डिस्चार्ज कर दें, लेकिन एज सच वो साइंटिफिकली नहीं किया जाता है, वो थंब रूल से किया जाता है। अच्छा, हाँ, एक्चुअली हाइड्रोलॉजी क्या चीज़ है? अगर दर्शकों को बताना चाहेंगे आप तो उनकी भाषा में कैसे बताएंगे? बहुत कॉमन भाषा में, ये जो पानी है, जो धरती पे जो पानी है, ये पानी कैसे कैसे घूमता है। कभी ये वाफ रहता है, कभी ये बारिश में रहता है, कभी ये आपको ग्राउंड के नीचे मिलेगा, कभी सड़कों पे बहते मिलेगा, कभी खेतों में बहते मिलेगा, कभी इवापोरेट हो जाएगा, कभी झाड़ों में। तो ये जो मूवमेंट है इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, और इसकी स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजी। इसकी बेसिकली दो ब्रांचेज है। एक है सरफेस हाइड्रोलॉजी, जो आंखों से दिखती है हमारे को, जैसे बारिश आप देख सकते हो, रन ऑफ आप देख सकते हो, कितना पानी नीचे जा रहा है वो आप मेजर कर सकते हो। और जो पानी नीचे चला गया और जो आपका ग्राउंड वाटर बन जाता है, वो हाइड्रोलॉजी की दूसरी ब्रांच है, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। तो शहर में अगर देखा जाए, अपन नागपुर में, नागपुर का विचार करें तो नागपुर की हाइड्रोलॉजी कैसे होनी चाहिए? नागपुर की हाइड्रोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि जितना इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हमारा आ रहा है, कम से कम इतनी हम प्रोविजंस करके रखें कि ठीक है, विकास तो रुक नहीं सकता, अर्बनाइजेशन तो रुक नहीं सकता, वो तो होगा ही होगा। ये सब होते हुए हम इसको कैसे मैनेज करें, और हमारी जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उसको हम कैसे रिचार्ज करें, उसको हम कैसे रिप्लेनिश करें, और जितना पानी हम नाग रिवर, पीली रिवर या इसमें हम डाल सकें, बारिश का पानी, मैं पोल्यूटेड वाटर की बात नहीं कर रहा, बारिश का पानी हम इसमें डाल सकें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा रहेगा और हमारी हाइड्रोलॉजी भी अच्छी रहेगी। इसमें एक बात है कि बहुत सारे लोग ये आरोप करते हैं कि जो नए सीमेंट रोड बन रहे हैं और उसके बाजू में जो ड्रेनेज सिस्टम बनाई जा रही है, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है। उसका एक मेन रीज़न है जो नागपुर में बाढ़ आती है। नहीं नहीं सर, साइंटिफिकली हो रहा है सब चीज़ें, लोगों का अवेयरनेस नहीं है। अब मैन होल है कहीं, वो मैन होल में आप कचरा डाल देंगे, कोई, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, पान ठेले वाला है, मोची है, कोई स्ट्रीट फूड की रेडी लगा रहा है, वो शाम को अपना पूरा कचरा लेके उसमें डाल देगा, तो उसमें कैसे वर्क करेगा ना वो, क्योंकि वो है ना एक क्लेंजिंग वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जनरली 1.9 मीटर्स पर सेकेंड टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन डाल देंगे, और वो ग्रेविटी फ्लो होता है, कहीं पंपिंग तो होता नहीं है, फोर्सफुल नहीं है, वो जो जाएगा नेचुरली जाएगा, जैसे ग्राउंड का प्रोफाइल है। तो अगर इस तरह का सिस्टम है और उसमें आप कचरा डाल देंगे, उसको क्लीनिंग नहीं होगा टाइम पे, तो फिर वो कैसे काम करेगा? वो काम नहीं करेगा। काफ़ी कचरे से जो एक ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। यस यस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैंने कहना चाहिए लोग, रिसर्च में ये सब चीज़ें सामने हाँ, 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 हमने देखा है ना, जैसे IRDP जो इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हुए थे, हमारे उस टाइम कमिश्नर साहब थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने रोड्स के दोनों साइड पे रेक्टेंगुलर टाइप की कंक्रीट की ड्रेन्स बनाए थे। वो ड्रेन्स का क्या हाल हुआ आपको भी पता है, वो पूरा लोग उसमें कचरा डाल देते थे। तो ये तो सबसे मेजर रीजंस है जी। भी आज के तारीख में जो जो एरिया में ये सब फ्लड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है? सोल्यूशन एक ही है सर, पब्लिक अवेयरनेस। दूसरा, साइंटिफिकली ये जो रेनफॉल और ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इसको समझना, उस हिसाब से आज के डेट में क्लाइमेट चेंज का इसके क्या प्रकोप आ रहा है, या क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर क्या असर है, वो समझ के, और अगले 50-100 साल की प्लानिंग करने का। शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, 50 से 100 साल की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी जहाँ पानी का निचरा हो रहा है या जहाँ पानी रुक रहा है, तो वहाँ से पानी कैसे बाहर निकालें? अब सर ऐसा है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करें, और अगर कहीं नेचुरल लैंड आपको मिलता है, खुली जगह है, और सपोज वो गवर्नमेंट की जगह है, तो गवर्नमेंट उसको डेवलप कर सकती है, एक आध कोई पॉन्ड वगैरह बना के, और उसको एक आध छोटा सा कोई शाम को चौपाटी टाइप का या टूरिस्ट स्पॉट बना के। नहीं तो यही कोशिश करना चाहिए कि वहाँ से, देखिए सर, पंपिंग सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिजली महंगी है, पंपिंग सोल्यूशन नहीं है। जो भी करना है आपको नेचुरल स्लोप, नेचुरल ग्रेविटी, उसी में करने का है आपको। जो NMC के आयुक्त है, उनका कहना है कि हमारे पास जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी छोटी है, और जो ये पूरा पानी का जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो नागपुर शहर के लिए कितने बड़ी पाइपलाइन की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि वो एक रीज़न हो सकता है? हाँ, सर का कहना बराबर है। हमारी जो सीवेज सिस्टम की है ना, वो तो चीनी मिट्टी की पाइप है, जनरली 6 इंची यानी 150 या 8 इंची, और बहुत हद हो गया तो 300 mm तक के ही है हमारे पास। ये अभी सफिशिएंट नहीं है हमारा,
तो इसके लिए अगर बेसिकली मैं एकदम से आपको डायमीटर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमको बड़ा फार्मूला क्या, एक जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए, कैसा मतलब फार्मूला, उस हिसाब से ये सब प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। फॉर्मूला ये है कि उस एरिया में कितने लोग रह रहे, एक तो वो, दूसरा उस एरिया में कितने रोड्स हैं, कितनी खुली जगह है, कितनी बिल्डिंग्स है, इसका एक हमारे को मूल्यांकन करना पड़ेगा। और नेचुरल फ्लो किस साइड में जा रहा है ये अगर हमने पता कर लिया और उस पूरे पानी को कलेक्ट करके, कुछ मेथड्स हैं उसमें, बहुत सारे उसमें मेथड्स हैं, छोटे छोटे आप डिटेंशन पॉन्ड्स बना सकते हैं, आप उसमें ओवरफ्लो के एरियाज दे सकते हैं, मैनहोल्स दे सकते हैं, ये सब कलेक्ट करके फिर आप पानी नेचुरल वाटर बॉडी में डालिए। जैसे नाग रिवर होगी या पीली नदी होगी या दूसरी आपको फुटाला से भी एक नदी आ रही है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें सीवर पानी नहीं डालना है, इसमें स्टॉर्म वाटर डालना है। इसमें सीवेज आप डालोगे तो फिर आपकी नदी गंदी हो जाएगी। तो 2 पैरेलल लाइन डालना पड़ेगा। हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, अगर अफोर्ड कर सकती है गवर्नमेंट तो सबसे अच्छा है कि पैरेलल लाइन का भी कर सकते हैं। सीवर में भी स्टॉर्म वाटर का मैनेजमेंट हो सकता है। सीवर में स्टॉर्म वाटर का मैनेजमेंट मुश्किल है सर, क्योंकि सीवर का क्या रहता है, उसका वाटर क्वालिटी अलग है, उसमें थोड़ा सा स्लज भी है, उसमें गंदगी भी है, सिल्ट बहुत कुछ है उसमें। तो स्टॉर्म वाटर का एक सेपरेट रहना चाहिए, या अगर आपको कोई पर्याय नहीं है तो आप सीवर की लाइन बड़ी डिज़ाइन करिए, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखिए और उसमें आप स्टॉर्म वाटर डाल सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन फिर आपको उसका डिस्पोजल नदी में नहीं करना है, वो फिर जाएगा। अपने इधर कोई सिटी में दिखता है नागपुर या और कोई सिटी जहाँ स्टॉर्म वाटर का एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है? ऐसे तो देखा जाए तो हैदराबाद एक अच्छा एग्जाम्पल है। हैदराबाद में उन्होंने काफ़ी कोशिश की हुई है, बेंगलोर में काफ़ी कोशिश की हुई है, इवन बॉम्बे में भी कुछ एरियाज़ में, मुंबई में भी कुछ एरियाज़ में उन्होंने किया हुआ है। लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो मैंने आज तक नहीं देखा, यानी पूरा फुल्ली इंटीग्रेटेड जहाँ पूरा मैंने। जो नया नागपुर जो NMRDA रीजन डेवलप हो रहा है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर में कुछ समस्याओं को हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो अपकमिंग एरियाज़ हैं, अगर उसमें गवर्नमेंट सख्ती करती है, उसमें कुछ रूल्स बनाती है तो बिल्कुल हो सकता है, कम से कम उन एरिया को आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में। ये जो कुछ हो सकता है बहुत सस्ते में हो सकता है जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो चुका है, लोग पिछले 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, वहाँ करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत पैसा लगेगा जी। हे होते डॉक्टर अविनाश वासुदेव, कॅमेरामॅन मिथुन आत्मनेसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।